ठीक है, तो हम स्टैंडिंग वेव वाला कर रहे थे ना। स्टैंडिंग वेव के अंदर हमने देखा था कि अगर एक वायर को दोनों ही एंड से अगर हम अटैच कर देंगे तो उसके अंदर हमारे पास में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आया था और ये आया था। उनका रेशो क्या आया था? फ्रीक्वेंसीज का रेशो f1 रेस टू f2 रेस टू f3 क्या आया था बताओ? 1 रेस टू 2 रेस टू 3 एंड सो। ये हार्मोनिक है। अगर हमारे पास में एक स्ट्रिंग है जिसको मैंने ऐसे अटैच किया हुआ है, ठीक है ना, तो पहले जो हमारा फंडामेंटल केस आता है उसके अंदर हमारे पास में एक लूप बनता है, ठीक है। फिर जो उसका फर्स्ट ओवरटोन आता है, फर्स्ट ओवरटोन में हमारे पास में ऐसा स्ट्रक्चर बनता है जिसके अंदर हमारे पास में दो लूप बन जाते हैं। तो अगर लूप अगर हमारे पास में डबल हो गए हैं तो जो वेवलेंथ है वो हाफ हो गया। वेवलेंथ हाफ हो गया मतलब कि फ्रीक्वेंसी हमारा इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो इसी के ऊपर शायद तुमने स्कूल में एक्सपेरिमेंट किया है किसी ने, सोनोमीटर वाला? हाँ भाई, किस किसने किया सोनोमीटर वाला? सोनोमीटर, हाँ। तो सोनोमीटर बेसिकली क्या होता है? एक वुडन बॉक्स होता है इस टाइप का, ठीक है। पेपर राइडर वाला सर। हाँ, फिक्स्ड एट बोथ एंड। क्या होता है? पेपर राइडर। हाँ, पेपर रहता है वो, ठीक है। यहाँ पे एक क्या होता है कि वो वायर को अटैच किया होता है। एक हमारे पास में वायर है, यहाँ पे सपोज पुली है और एक वायर को अटैच किया हुआ है, मास। और ये हमारा वुडन ब्लॉक। तो अगर यहाँ पे मास को हैंग कर दिया, ये जो वायर है पतला सा वायर होता है जिसके अंदर वेव हमारा क्रिएट होता है और ट्रेवल करता है। वायर बहुत पतला होता है, मतलब इसके मास को अपने इग्नोर मार सकते हैं। ये मास इसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है। तो पहले देखते हैं स्ट्रिंग में कितना टेंशन आएगा। तो टेंशन की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में mg। सपोज जो वायर है, इस वायर का तुमको दिया हुआ है म्यू, मास पर यूनिट लेंथ। तो हमारा जो वेलोसिटी ऑफ वेव आएगा स्ट्रिंग के अंदर वो क्या बन जाएगा? mg तो हो गया तुम्हारे पास है टेंशन अपॉन म्यू, ठीक है। अब देखो, यहाँ के एंड को फिक्स किया हुआ है, ये एंड यहाँ पे फिक्स हो गया क्योंकि पुली के ऊपर वो फिक्स है। तो यहाँ भी क्या बनेगा? नोड, और यहाँ भी हमारे पास में बनेगा नोड। अब हम क्या करते हैं? ट्यूनिंग फोक लेके आते हैं। ट्यूनिंग फोक कुछ ऐसा होता है। ट्यूनिंग फोक को रबड़ पैड के ऊपर ऐसे स्ट्राइक करते हैं, तो ट्यूनिंग फोक के जो दो ये होते हैं, ये दोनों क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। इसके ऊपर फ्रीक्वेंसी लिखा होता है कि इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, ठीक है। उसको एकदम इसके पास में लाके रखते हैं, ठीक है। जब इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी है, वो दोनों जब मिल जाएगी, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के, हाँ अलग अलग फ्रीक्वेंसी के होते हैं ये, खूब हमारे साथ में वैरायटी है बहुत। तो जब इसको इसके पास में लेके आएंगे, जब इसकी फ्रीक्वेंसी और इस वायर के अंदर जो वेव हमारा प्रोड्यूस हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी जब सेम हो जाएगी, तो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब होता है कि तुम्हारा एम्पलीट्यूड है वो एकदम से बढ़ गया है। एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है तो ये इसके ऊपर तुम पेपर का एक वो रखते हो पीस, तो पेपर पीस अगर किसी वायर पे रखा हुआ है, वायर एकदम से बहुत जोर जोर से हिलेगा तो पेपर पीस क्या होता है? गिर जाता है, ठीक है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो वायर के अंदर जो हमारा वेव प्रोड्यूस होता है उसकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो सकती है, हमने देखा हुआ है। तो इसके अंदर क्या होता है कि लकड़ी के दो ट्राइंगल से ऐसे बने होते हैं, वेजेस होते हैं दो, ठीक है। और ये जो दोनों वेज है मूव कर सकते हैं, ये दोनों जो है मूवेबल। तो इससे क्या होगा? देखो, यहाँ का पॉइंट भी क्या बनेगा? नोड, और यहाँ का पॉइंट भी क्या बनेगा? नोड, क्योंकि यहाँ पे एंड पॉइंट आ गया है। तो हम इन दोनों को ऐसे स्लाइड करवा के दोनों के बीच का डिस्टेंस चेंज कर सकते हैं। दोनों के बीच का डिस्टेंस चेंज करने से क्या होगा बताओ? सर हम वेरी कर सकते हैं चेंज हो जाए। अगर चेंज कर सकते हैं। यू चेंज थोड़ी ना होगा यार, यू चेंज नहीं होता है। जैसे कि तुमने वो स्ट्रिंग वाला क्वेश्चन किया था ना, अगर वेवलेंथ
हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी आता है, फ्रीक्वेंसी क्या आता है अगर हमारे पास फंडामेंटल बन रहा है तो, फंडामेंटल बन रहा है तो क्या होता है V/4L। तो अगर तुमने लेंथ को चेंज कर दिया तो इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी हमारी रिड्यूस होएगी, ठीक है, उस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास में अलग हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, धीरे धीरे इसको एडजस्ट करते हैं, ठीक है। तो जब एक ऐसा पॉइंट आया जब इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी सेम हो गई तो हमारे पास में ऐसा लूप बनता है, ठीक है। तो इस केस में जब ये ऐसा लूप बना तो सपोज इन दोनों के बीच का जो लेंथ है वो हमारे पास में है L, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, फ्रीक्वेंसी क्या बन जाएगा, फ्रीक्वेंसी हमारे पास होता है वेलोसिटी अपॉन लैम्डा, और हमारा वेलोसिटी क्या है, ये √mg/μ, और हमारा लैम्डा क्या है 1/, देखो ये क्या बनता है लेंथ, है ना। तो ये अगर लेंथ है और ये क्या बन गया λ/2, तो हम लिखेंगे λ/2 इक्वल टू L, तो लैम्डा कितना आ जाएगा 2L यहाँ पे, ठीक है। तो 2L, तो फ्रीक्वेंसी इज 1/2L √mg/μ। अब इसके अंदर धीरे धीरे इसको चेंज करते जाओ, तुम्हारे पास में आते रहेंगे अपने रीडिंग्स आते रहेंगे। बताओ अगर तुमने वायर को मोटा कर दिया, वायर का थिकनेस को इंक्रीज कर दिया, तो जो तुम्हारे यहाँ फ्रीक्वेंसी आएगी इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, हाँ भाई। अगर तुमने 2 वायर ले लिए, एक वायर मोटा है एक वायर पतला है, कौन से वायर से फ्रीक्वेंसी ज्यादा आएगी कौन से कम आएगी। अगर म्यू को तुमने ज्यादा कर दिया, वायर अगर मोटा हो गया मतलब कि मास पर यूनिट लेंथ है वो इंक्रीज हो गया, मास पर यूनिट लेंथ अगर इंक्रीज हो गया तो फ्रीक्वेंसी क्या हुआ, डिक्रीज हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू 1/√μ। यही रीजन है कि गिटार के अंदर जब तुम उसको बजाते हो ना, तो गिटार में जो सबसे मोटे वाला जो स्ट्रिंग होता है उसको जब बजाते हो तो हैवी आवाज आती है, और जो सबसे पतला जो वायर होता है, देखो अगर म्यू की वैल्यू बहुत कम रही तो फ्रीक्वेंसी हाई आएगा। तो हाई फ्रीक्वेंसी जो साउंड होते हैं वो पतले होते हैं। तो ये अगर तुमने मास को इंक्रीज कर दिया, ये वाला मास, तो जितना ज्यादा मास होगा स्ट्रिंग में उतना ज्यादा टेंशन आएगा, जितना ज्यादा टेंशन आएगा उतना ज्यादा वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी ज्यादा होगा तो तुम्हारा फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होगा। तो कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √m। अगर तुमने दोनों के बीच का लेंथ अगर मान लो इंक्रीज कर दिया तो भी तुम्हारा फ्रीक्वेंसी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू 1/L। तो ये हमारे पास में कुछ है। जब देखते हैं कि हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया है तो हम कहते हैं कि इस वायर के अंदर का फ्रीक्वेंसी और जो तुम्हारे पास में ये आया है इसका फ्रीक्वेंसी तुम्हारे पास में सेम हो जाएगा। अब एक चीज बताओ मुझे, इसके अंदर क्या हमेशा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आएगी या फिर फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन भी आ सकता है? आ सकता है। हाँ सर हम इंश्योर तो कर सकते हैं ना कि मतलब कि फर्स्ट ही फ्रीक्वेंसी हो। नहीं नहीं, तुम मुझे बताओ कि जैसे मैंने यहाँ पे फंडामेंटल बनाया, ठीक है, यहाँ पे किसी ने नहीं बोला कि सर आपने फंडामेंटली क्यों बनाया, यहाँ पे फर्स्ट ओवरटोन क्यों नहीं बनाया। और अगर मैं फर्स्ट ओवरटोन इसके अंदर बना सकता तो ये जो मेरा रूल है ये तो मेरा फेल हो जाता ना, फिर तो इसका कोई अपना मतलब ही नहीं होता फिर तो, कि भाई फ्रीक्वेंसी इज अपने इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। क्यों, अगर तुम्हारा लेंथ ज्यादा है ठीक है उसमें एक लूप और डाल दो बीच में, तुम्हारी फ्रीक्वेंसी उतनी रहेगी। तो हाउ विल यू मतलब हाउ कैन यू से कि हमेशा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ही बनेगी और कोई क्यों नहीं बन सकती। चलो मैं दे रहा हूं, हमेशा फंडामेंटल ही बनेगी, इसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में ही वाइब्रेट करना पड़ेगा। तो बताओ ये क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज टू नॉट फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन द सोर्स। और कुछ भाई उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे कर दूंगा तो फंडामेंटल एम्पलीट्यूड हाईएस्ट, हाँ और कुछ बताओ भाई, तुक्के मार लो सब। म्यू कांस्टेंट। हाँ
हाँ बोलो बोलो बोलो। तो अच्छे अच्छे आंसर आ रहे हैं सबके। कोई बोल रहा है कि एम्पलीट्यूड से होगा। एम्पलीट्यूड और एम्पलीट्यूड को फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब नहीं होता। हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में देखा था, किसी भी सिस्टम का एम्पलीट्यूड और उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी के अंदर कोई रिलेशन नहीं होता, दोनों एकदम इंडिपेंडेंट होते हैं। और आओ सर, दो ही नोड होंगे इसलिए डिपेंड्स ऑन द मास टेकन। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर और बताओ। अगर सर उसकी डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो फिर वेलोसिटी भी एक्ट करेगा, वेलोसिटी कम हो जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी से कौन से? देखो वेलोसिटी सर डिपेंड्स ऑन द मीडियम। ठीक है, अगर मैंने स्ट्रिंग के अंदर टेंशन को ये रखा है, म्यू ये रखा है, तो वेलोसिटी इतना ही होना पड़ेगा, चाहे उसके अंदर फंडामेंटल बने या फर्स्ट ओवरटोन बने या सेकंड ओवरटोन बने, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। सर अगर हाँ। अगर एक नोड रहेगा तो इस नोड के एक साइड में कंस्ट्रक्टिव होगा, एक साइड में डिस्ट्रक्टिव होगा। नहीं, तुम थोड़ा पास में जा रहे हो, लेकिन तुम उस चीज को कैच नहीं कर पा। अब याद करो, जब मैंने वो करवाया था, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है कैसे बना था? जब मैंने फर्स्ट ओवरटोन बनाया तो कैसे बनाया था, सेकंड ओवरटोन बनाया तो कैसे बनाया था, तो फर्स्ट याद ओवरटोन में है? आपने प्लग किया था। जो मेरा फंडामेंटल था, मैंने इसको फिक्स किया था, इसको फिक्स किया था, दोनों फिक्स है। मैंने इस वायर को जो खींचा नीचे, ठीक है, और छोड़ दिया तो वैसे वाइब्रेट कर रहा था, फंडामेंटल था। जब मैंने फर्स्ट ओवरटोन बनाया तो मैंने क्या किया था, इसको ऊपर खींचा था और इसको अपने यहाँ लेके आया था, नीचे लेके आया था, ताकि ये वाला पॉइंट स्टेशनरी रहे, ये पॉइंट ऊपर चले जाए और ये पॉइंट कहाँ चले जाए, नीचे चले जाए, फिर वो ऑसिलेट करेंगे। अब वायर को ऑसिलेट करवाने वाला कौन है? ये जो तुम्हारा ट्यूनिंग फोक है। ट्यूनिंग फोक एक बार में या तो नीचे ही आएगा या ऊपर जाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि आधा ऊपर जा रहा है आधा नीचे जा रहा है। तो जब ये ट्यूनिंग फोक नीचे आ रहा है तो ये पूरे वायर को नीचे लेके आएगा, जब ऊपर जा रहा है तो पूरे वायर को ऊपर ही लेके जाएगा। तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आधा वायर ऊपर जा रहा है आधा वायर नीचे आ रहा है। ये चीज बनाने के लिए मुझे दो हाथ काम में लेने पड़ेंगे, एक को ऊपर करूंगा एक को नीचे करूंगा। अगर सेकंड ओवरटोन बनाना है तो हमें तीन हाथ लगेंगे, एक को ऊपर करना है, एक को नीचे करना, आगे वाले को और ऊपर करना है। इसलिए हम बोलेंगे कि इसके अंदर हमेशा फंडामेंटल ही बनता है। गिटार कौन कौन बजाता है? यस, हाँ, अगर तुमने एक और बीच में लगा दिया वेज तो फिर तो अलग सिचुएशन हो जाएगी ना, उसको भी करेंगे हम। हाँ, गिटार कौन बजाता है? अनुभव? सक्षम भी बजाता है? हाँ, चलो बताओ, जब गिटार के वायर को तुम एडजस्ट। सर मैं नहीं बजाता। अबे तो कुछ तो किया कर, बजा लिया कर यार, अच्छा होता है ना। तो देखो क्या होता है गिटार में, कुछ ऐसा होता है ना, मेरे को तो आइडिया नहीं है, तो हाथ को आगे पीछे क्यों करते हो? मतलब उसी को बजा लो यार ऐसे, मतलब उससे क्या होता है हाथ को आगे पीछे करने से? लेंथ छोटा करने के लिए। यस, लेंथ छोटा करते हैं। गिटार के अंदर जब तुम हाथ को यूं मारते हो, हाथ तो एक ही मारते हो ना यूं, तो जब हाथ यूं मारते हो पूरा वायर नीचे आता है, तो हमेशा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ही आती है उसके अंदर, कभी फर्स्ट ओवरटोन सेकंड ओवरटोन नहीं आ रहे हैं। तुम फ्रीक्वेंसी चेंज करने के लिए हाथ को आगे पीछे करते हो ताकि जो लेंथ है वो कम ज्यादा हो जाए। क्यों? जब तुमने वायर को अपने टाइट कर दिया, जब वायर को टाइट कर दिया तो स्ट्रिंग का टेंशन फिक्स हो गया, तुम्हारा जो म्यू है वो तो उसकी प्रॉपर्टी है वायर की, ठीक है, वो भी फिक्स हो गया। तो तुम क्या चीज चेंज कर सकते हो? सिर्फ लेंथ, जो लेंथ है उसको कम ज्यादा करते हो, और तुम्हारा हाथ यूं आता है नीचे, तो पूरा वायर एक ही बार में नीचे आता है, एक ही बार में ऊपर आता है, तो हमेशा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ही बनेगी। तो तुमको जितनी फ्रीक्वेंसी का साउंड चाहिए उतनी फ्रीक्वेंसी का साउंड तुम्हारे क्रिएट करो अकॉर्डिंग टू द लेंथ। कभी कभी लोग क्या करते हैं, जो स्क्रू होते हैं उसको भी टाइट करते हैं, उससे क्या होता है, टेंशन होता है मैनेज, कि वायर को जितना ज्यादा टाइट खींचोगे उतना ज्यादा टेंशन आएगा। ठीक है सर तो हाँ सर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से ऊपर अपना ओवरटोन होता है ना फर्स्ट। क्या क्या बोल रहा है भाई? सर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से ऊपर, हाँ, फर्स्ट ओवरटोन होता है। यस, हाँ हाँ ठीक है सर। तो फिर अगर हमने मतलब बहुत ज्यादा ओवरटोन्स कर दिए उस गिटार में तो फिर कैसे ऐसा कर हो दो? सकता है कि स्ट्रिंग टूटेगा? नहीं 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 नहीं, गिटार के अंदर ओवरटोन कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि
तुम हाथ ऐसे मारते हो ना, एक वायर ऐसे बांधा हुआ है, तुमने हाथ क्यों मारा, पूरा वायर नीचे आता है, पूरा वायर ऊपर जाता है। मतलब गिटार के ये भी अंदर ऐसा ही हमेशा सिचुएशन है? हाँ ये भी ऐसा ही सिचुएशन है? हाँ, तो उसके अंदर भी फंडामेंटल ओ फ्रीक्वेंसी ही आती है हमेशा। कोई फर्स्ट ओवरटोन, अगर फर्स्ट ओवरटोन सेकंड ओवरटोन आते तो तुमको हाथ को आगे पीछे करने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम छोड़ दो, अपने बजाते रहो, अपने आप ही फ्रीक्वेंसी चेंज होती रहेगी। कभी फर्स्ट ओवरटोन आ रहा है, कभी सेकंड आ रहा है, कभी थर्ड आ रहा है, तो तुमने एक आइडेंटिकल हाथ मारा, कभी साउंड मोटा आ रहा है, कभी साउंड पतला आ रहा है। ओके सर, समझा अभी। ठीक है, तो सोनोमीटर के अंदर भी सेम चीज है, हमें फंडामेंटल ही आती है, बस वहां पे हमारा हाथ उसको वाइब्रेट करा रहा है, यहाँ पे इसको अपने वाइब्रेट करा रहा है अपना ट्यूनिंग फॉर्क। सर तो एक ही बात है, क्या फर्क पड़ता है? सर हाँ सर अगर हम एक स्ट्रिंग को बीच से प्लग ना करे, कहीं साइड में प्लग करे, तो भी क्या होगा फिर? क्या चीज, तो हमारा जो अपना रेजोनेंस है वो अच्छा नहीं होगा। तो फिर उसका वो जो क्या? नहीं नहीं, जो हमारा सुपरपोजिशन होगा उसके अंदर एक स्टैंडिंग वेव नहीं बनेगी, क्योंकि तुम्हारे पास जब दो डिफरेंट फ्रिक्वेंसी के साउंड का सुपरपोजिशन होता है, जैसे कि हमने एसएचएम में किया था, अगर दो सेम फ्रीक्वेंसी के एसएचएम सुपर इम्पोज कर रही है तो एसएचएम बनता है, लेकिन अगर दो डिफरेंट करेंगी तो नहीं बनेगा। तुम्हारे गिटार के अंदर ऐसे हाथ मार दो रैंडमली, तो आवाज कैसी आएगी? आर्बिट्ररी आएगी कुछ भी, मतलब कि वो फ्रीक्वेंसीज का मिक्सचर है। क्योंकि अगर हम एक स्ट्रिंग है उसको सेंटर से प्लग ना करे, कहीं साइड से थोड़ा प्लग करे। वही तो बता रहा हूं, तो हमारा जो सुपरपोजिशन होगा उससे एक सिंगल वेव नहीं बनेगी, दैट विल बी अ मिक्सचर ऑफ वेव। ठीक अच्छा है, तो हम उसमें आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। सर तो ओवरटोन लाने के मैं 2 ट्यूनिंग फोक यूज करूँ? यस, करो, या फिर ये जो चीज है इसके बीच में एक और लेके आओ बीच में ये। लेकिन वही बात है ना, ओवरटोन हमको प्रोड्यूस ही क्यों करना है? जब मैं लेंथ को एडजस्ट करके उसका फ्रीक्वेंसी चेंज करता हूं तो मुझे ओवरटोन क्यों लाना है, एक्स्ट्रा एफर्ट क्यों मारना है? ठीक है, ओवरटोन का पर्पस क्या होता है? वेवलेंथ को कम करना है, तो वेवलेंथ को कम करना है तो ये जो वेज है ना, इसको उठा के यहाँ पे ले आओ, पास में ले आओ, जो तुम्हारा लेंथ है वो कम हो जाएगा, तुम्हारे पास में अपने आप वो आ जाएगी फ्रीक्वेंसी जो आनी चाहिए। ठीक है, लिखो। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक। जो सेकंड हार्मोनिक आता है उसको बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन। हाँ भाई, हो गया। 1 मिनट।
सर हाँ अगर जो हमारा म्यू है बोलो। कांस्टेंट नहीं है तो हाँ लेंथ म्यू के कांस्टेंट नहीं है तो हर पॉइंट पे वेलोसिटी अलग अलग आएगी, स्टैंडिंग वेव हमारा बनेगा ही नहीं। जैसे वो क्वेश्चन किया था ना हमने, एक मान लो एक रॉड है जिसका मास भी है, तो वेव जब यहाँ से जाता है तो ऊपर जाते आते क्या हो रहा है, टेंशन तुम्हारा बढ़ रहा है। जैसे कि इस मार्कर के अंदर वेव अगर ऊपर जाएगी तो जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो ऊपर के पॉइंट का टेंशन ज्यादा है तो वेव का वेलोसिटी भी ज्यादा है। वेलोसिटी का वेव ज्यादा, अपने वेलोसिटी का स्पीड ज्यादा है तो मतलब उसका लैम्डा भी ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट। तो वेव जब ऊपर से आएगी अपने रिफ्लेक्ट होके तो स्टैंडिंग वेव बनाएगी, लेकिन हर सेगमेंट जो है, हर सेगमेंट को तुम ये बोलोगे ऊपर का एक लूप और नीचे का जो लूप है दोनों का वेवलेंथ सेम नहीं रहेगा, अच्छा क्योंकि दोनों पार्ट में जो है ना वेलोसिटी भी अलग अलग है। तो मतलब स्टैंडिंग वेव बनेगा पर सबका अलग अलग। हाँ जैसे कि ये यहाँ तो इक्वल इक्वल होती है ना लेंथ लूप में, वहां पे इक्वल लेंथ और नहीं रहेगी। अच्छा करेंगे अभी क्वेश्चन वो भी करेंगे। जैसे अगर मान लो तुमने दो वायर को अटैच कर दिया, दो वायर है, ठीक है। तो सपोज हमने ऐसे किया, ये मेरे पास एक वायर, इसके अंदर सपोज हमने बोल दिया जो μ1 है, इसका जो लेंथ है दैट इज L1, इसको यहाँ पे फिक्स किया हुआ है, ठीक है। ये जो पॉइंट था तुम्हारा दूसरे वाला, यहां से दूसरा लगा दिया वायर, इसको ज्वाइन कर दिया। ये जो है इसमें दिया हुआ है μ2 और इसका लेंथ है तुम्हारे पास में L2। दोनों वायर को खींच कैसे रखा हुआ है, तो बताओ दोनों वायर में कौन सी चीज कॉमन है, क्या चीज कॉमन रहेगी? हाँ फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगी। फ्रीक्वेंसी तो कब आएगी, जब तुम वेव को प्रोड्यूस करोगे। अगर वेव है ही नहीं तो कौन सी चीज कॉमन है दोनों में? टेंशन, क्योंकि पूरे पार्ट में किसी पार्ट का एक्सेलरेशन नहीं है और वायर तुम्हारा हॉरिजॉन्टल है। तो कह सकते हो कि ये जो पार्ट है इसके अंदर जो 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 तुम्हारा वेलोसिटी आएगा v1 आएगा, इसके अंदर जो तुम्हारा वेलोसिटी आएगा v2 आएगा। वेलोसिटी अलग अलग होगा क्योंकि दोनों पार्ट का जो म्यू है वो अलग अलग है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको हमें रेजोनेट करवाया, मतलब कि स्टैंडिंग वेव हमारे को पास क्रिएट करनी है। तो स्टैंडिंग वेव क्रिएट करेंगे तो इसमें अलग बनेगी स्टैंडिंग वेव, इसमें अलग बनेगी, क्योंकि ये दोनों हमारे अलग अलग मीडियम है। और ये जो पॉइंट है ये हमारा क्या बन गया, बाउंड्री बन गया। ये पॉइंट बाउंड्री विल ऑलवेज बी नोड। क्यों बाउंड्री नोड ही क्यों बनेगी? अगर बाउंड्री नोड अगर नहीं बनी तो कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करते हैं। सपोज तुम्हारे पास में एक ऐसा ये बन गया वेव, और सपोज जो तुम्हारा बाउंड्री वाला पॉइंट है यहाँ पे है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इस लूप के जो ये वाले पार्टिकल हैं, ठीक है, यहाँ पे स्पीड अलग है वेव की, और जो ये वाले पार्टिकल है यहाँ पे अलग है स्पीड वेव की। हाँ बोलो। तो ये चीज पॉसिबल नहीं है कि जो तुम्हारा ये जो है बाउंड्री पॉइंट ये यहाँ कहीं बीच में आए। तो बाउंड्री पॉइंट जो है वो हमेशा क्या बनेगा, नोड। तो ये भी नोड, ये भी नोड और ये भी नोड, ठीक है। अब सपोज हमको निकालना फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में कितने लूप बनाओगे बताओ? हाँ दो। दो दो। लूप। अच्छा सपोज ये यहाँ पे तुम्हारा एक लूप बन गया, ठीक है, ओके। यहाँ पे सपोज तुम्हारा एक लूप बन गया, तुमने बोला फंडामेंटल बनाना, यहाँ पे मैंने एक लूप बना दिया, ओके। तो इस केस के अंदर तुम्हारा वो कितना बन गया, लैम्डा कितना बन जाएगा, 2L1।
ठीक है ना भाई, इसको भी मुझे ये बनाना है नोड, इसको भी मुझे ये बनाना है नोड बनाना है। तो मेरा लैम्डा कितना होगा 2L1, तो फ्रीक्वेंसी कितना आएगा, फ्रीक्वेंसी बन जाएगा वेलोसिटी अपॉन, तो हमारा वेलोसिटी कितना है t अपॉन μ1 अपॉन 1 अपॉन 2L1। और ये यहाँ पे कितने लूप बनेंगे, एक। अच्छा वेरी गुड, तुम बोलो यहाँ भी एक लूप बना दिया। यहाँ पे अगर एक बनाया तो हमारा फ्रीक्वेंसी कितना आया 1 अपॉन 2L2 t अपॉन μ2। तो मतलब क्या हुआ कि L1 μ1 शुड बी इक्वल टू L2 अपना μ2, ऐसा होना चाहिए। लेकिन L1 L2 तो हमारे हाथ में है ना, सपोज मैंने L1 को लंबा कर दिया तो उस केस में नहीं आएगा। जरूरी थोड़ी ना कि ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई करेगी। भाई ये कह सकते हो ये सेटिस्फाई करेगी तो एक एक लूप बनेगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या करोगे? सर हाँ भाई। सर एक वायर में एक लूप बना देंगे और फिर दूसरे वायर का ओवरटोन कैलकुलेट करेंगे कि कौन सा मिनिमम होगा। क्यों जरूरी है कि हमेशा यहाँ पे कि जो भी अपना रेशियो आए वो ऐसा ही आए कि अपना 1:2 का ही रेशियो आए? ऐसा नहीं हो सकता 3:5 का रेशियो आ गया। तो हम क्या करेंगे, हम अज्यूम करेंगे कि सपोज इसके अंदर जो नंबर ऑफ लूप हैं, नंबर ऑफ लूप वो सपोज हमने ले लिए N1, इसके अंदर जो नंबर ऑफ लूप हैं वो हमने ले लिए N2। ठीक है, नंबर ऑफ लूप। एक जो लूप होता है उसका जो लेंथ होता है वो कितना होता है λ/2। तो मैं कहूंगा ना कि N1 λ1/2 शुड बी इक्वल टू लेंथ 1। यहाँ पे क्या लिखूंगा N2 λ2/2 इक्वल टू L2। तो पहली कंडीशन तो क्या बन गई, N1 λ1 शुड बी इक्वल टू L1। यहाँ पे क्या बन जाएगा N2 λ2 शुड बी इक्वल टू L2। अब आगे आते हैं। मुझे पता है कि अगर एक साउंड वेव ट्रेवल कर रहा है या फिर कोई भी वेव है तो अब फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। तो यहाँ की फ्रीक्वेंसी और यहाँ की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी अपॉन लैम्डा। तो हम लिखेंगे v1 अपॉन λ1 शुड बी इक्वल टू v2 अपॉन λ2। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या क्या होता है, वेलोसिटी वेलोसिटी होता है t अपॉन μ1 1 अपॉन λ1 इक्वल टू t अपॉन μ2 1 अपॉन λ2। तो यहां से मेरे पास में क्या बन जाएगा λ2 अपॉन λ1 इक्वल टू रूट μ1 अपॉन μ2। और λ1/λ2 की वैल्यू यहां से क्या आएगी, यहाँ पे लिखोगे ना n1 λ1 अपॉन n2 λ2 इक्वल टू L1 अपॉन L2। तो यहां से क्या बन जाएगा λ1/λ2 आएगा L1 अपॉन L2 N2 अपॉन N1। तो ये बन जाएगा L1 अपॉन L2 N2 अपॉन N1। तो यहां से क्या बन जाएगा N2 अपॉन N1 इक्वल टू L2 अपॉन L1 रूट μ1 अपॉन μ2। हम निकालेंगे लोवेस्ट वैल्यू ऑफ N2 and N1 satisfying this equation। N1 और N2 की जो लोवेस्ट वैल्यू आएंगी जो इसको सेटिस्फाई करेंगे वो क्या बन जाएंगी तुम्हारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। और उससे एक लेवल ऊपर की जो वैल्यू आएगी वो बन जाएगी फर्स्ट ओवरटोन, फिर सेकंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन। क्योंकि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कम से कम कितना आ सकता है। फंडामेंटल ने ये कभी नहीं बोला कि हमेशा एक लूप पूरा बनेगा, नहीं ऐसा कभी नहीं बोला। लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी दैट कैन बी अचीव इन दिस वायर। अगर मुझे इसके अंदर दोनों के अंदर एक साथ करना है तो मुझे इसको और इसको साथ में सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमारे पास ये आ गया कंस्ट्रेंट। याद नहीं रखना है, हम इसको देखेंगे थोड़ी देर बाद में। ठीक है, तो देखो चलो इसको लिखो फिर इसका एग्जांपल करते हैं एक दो, फिर समझ में आ जाएगा। सर वहाँ पे आपने वो डिवाइडेड बाय 2 को इग्नोर क्यों किया? हाँ सर वो N1 λ1/2 इक्वल्स L1।
ले बस। हाँ ठीक है। अभी हो गया? नहीं सर, एक हटा मिनट। इसको हटा दूं ये वाला? हाँ सर, राइट साइड में हटा दीजिए। यस। सपोज हमारे पास में एक ये एक वायर है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ का लेंथ है L, यहाँ से यहाँ का लेंथ है 2L, ठीक है। और इसका दिया हुआ है तुमको म्यू दिया हुआ है, एक सेकेंड, नहीं अपना एससीवी वाला एक क्वेश्चन करते हैं ना, एक एससीवी के अंदर क्वेश्चन दिया हुआ। सर म्यू का फंक्शन भी दिया हुआ सर, है ना? म्यू का फंक्शन दिया होगा तो यार फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, तुम्हारा जो वेवलेंथ है डिफाइन ही नहीं आएगा, मतलब हर पॉइंट पे तुम्हारा अलग अलग आएगा। जैसे तुम्हारा ये एससीवी का क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन, सबके पास में है क्या एससीवी? अगर है तो खोल के देख लो। अबे टेंशन तो सेम रहेगा ना, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है सिस्टम का। अगर हॉरिजॉन्टल के अंदर तुम्हारा टेंशन अलग अलग हो गया तो एक्सेलरेशन आ जाएगा सिस्टम में। ओके, इसने दिया हुआ है 2 वायर, इसका लेंथ है हमारा 80 सेंटीमीटर, ये तुमको दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमको दिया हुआ है स्टील, ये हमको दिया हुआ है अपना एल्यूमिनियम, तो हमारे मटेरियल भी अलग अलग हो गए हैं दोनों, ठीक है। ओके, टेंशन भी दिया हुआ है, T इक्वल टू दिया हुआ है 40 न्यूटन, ठीक है। द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर, स्टील वायर, ये जो वायर है ना, इसका जो अपना क्रॉस सेक्शन एरिया है ए, वो दिया हुआ है 1 mm का स्क्वायर, 1 मिलीमीटर स्क्वायर। और जो हमारा एल्यूमिनियम वाला वायर है वो थोड़ा सा मोटा है, एल्यूमिनियम वायर का क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है 3 mm स्क्वायर, ठीक है। ओके, फिर दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ स्टील, ठीक है। हमको स्टील का दिया हुआ है 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है।
और इसका डेंसिटी दिया हुआ है एल्यूमिनियम 2.6 ग्राम। तो इसमें पूछा फाइंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। चलो सॉल्व करो, बताओ क्या आएगा। एससीबी का क्वेश्चन है अपना ये तो। कर लोगे? तो देखो सबसे पहले तो निकालते हैं म्यू 1 म्यू 2। म्यू 1 तो इसको बोल देते हैं 1, इसको बोल देते हैं 2। तो म्यू 1 हमको अपना डेंसिटी दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, कैसे आएगा म्यू? डेंसिटी इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया इज म्यू। तो यहाँ पे पहले लिखते हैं, तो ये मैंने लिखा 7.8। अब ग्राम का मतलब होता है 10 की पावर -3 kg। इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 की पावर 6। ठीक है ना, 2 2 2। अब इसको एरिया से मल्टीप्लाई करना है, तो इसका एरिया है 1 मिलीमीटर का स्क्वायर, तो 10 की पावर -6 ये बन जाएगा kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, फिर हम निकालते हैं म्यू 2 हमारे पास में आएगा यहां से, तो उसका डेंसिटी दिया हुआ है 2.6 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर 6, क्रॉस सेक्शन एरिया 3 इंटू 10 की पावर kg पर मीटर क्यूब। तो देखो इक्वल आ रहा है ना तुम्हारे पास में म्यू 1 इक्वल टू म्यू 2। क्यों? यहाँ पे तुम्हारे पास 7.8 है, यहाँ पे है 2.6 इंटू 3, तो एक ही बात है। तो यहाँ से मैंने क्या बोल दिया, म्यू 1 इक्वल टू म्यू 2। दोनों ही वायर के अंदर जो हमारा टेंशन है वो कैसा है? सेम। तो मतलब इसके अंदर जो हमारा वेलोसिटी आएगा v1 और इसमें जो वेलोसिटी आएगा वो कैसा रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, तो जो हमारा वेलोसिटी अगर सेम आ गया और फ्रीक्वेंसी भी सेम है, तो मतलब क्या लैम्डा भी सेम होना चाहिए? हाँ भाई, देखो ना भाई, तुम्हारे पास म्यू सेम आ गया है, ये तो सेम है ही टेंशन, तो मतलब कि जो वेलोसिटी ऑफ वेव है इन बोथ द स्ट्रिंग शुड बी सेम। वेलोसिटी सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम होना ही पड़ेगा, तो क्या होना पड़ेगा? लैम्डा भी सेम होना पड़ेगा। अब देखते हैं नंबर ऑफ लूप। ये जो मेरे पास में है ये कितना है? मतलब 80 सेंटीमीटर। ये मेरे पास में कितना है? 60 सेंटीमीटर। सपोज इसके अंदर लूप बन गए n1, इसके अंदर कितने बन गए? n2। तो क्या लिखूंगा? n1 लैम्डा बाई 2 इक्वल टू अपना 80 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या आएगा? n2 लैम्डा बाई 2 इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मेरे पास में क्या रिलेशन बन जाएगा? n1 by n2 equal to 8/6, that means 4/3। तो मैं n1 by n2 equal to 4/3। अब बताओ लोवेस्ट वैल्यू, लोवेस्ट वैल्यू ऑफ n1 एंड n2 क्या हो सकती है? इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए एक तो, क्योंकि है ना। तो हमारे पास में क्या बन जाएगा? अगर n2 की वैल्यू है 3, तो मैं इसकी वैल्यू कितनी आएगी? n1 की वैल्यू 4। तो ये तो बन गया हमारा फंडामेंटल। अगर तुमसे कोई पूछे कि फर्स्ट ओवरटोन, तो उसमें क्या करोगे? into 2 करेंगे। तो n2 6 हो जाएगा और n1 8। हमको सी को कॉपी कंसिडरेशन में लेना है, क्योंकि हमसे फंडामेंटल पूछा है। बस अब तो क्वेश्चन हो गया। हाँ, हम लोवेस्ट ही लेंगे, क्योंकि हमसे पूछा है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी। व्हाट कुड बी द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ ए ट्यूनिंग फॉर्क व्हिच कैन प्रोड्यूस स्टैंडिंग वेव इन द वायर। तो ये जो है ना n1 n2, इसको इसमें डाल दो, तुम्हारे पास में लैम्डा आ जाएगा। तुमको लैम्डा पता है, वेलोसिटी पता है, तुम्हारे पास में फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। ठीक है, लिखो। सर म्यू सेम हो गया तो एक ही वायर जैसे क्यों नहीं ट्रीट कर सकते हम लोग? हाँ, तो वो तो कैलकुलेशन से आ गया म्यू। तो अगर एक ही वायर है लेकिन फिर भी ना मटेरियल तो अलग अलग है ना।
जहां भी तुम्हारा जंक्शन बनता है ना, बाउंड्री जो होती है, ठीक है, यहाँ तो बाई चांस हमारा म्यू सेम आ गया मतलब, ठीक है, लेकिन अगर तुम देखोगे क्रॉस सेक्शन एरिया अलग अलग है दोनों का, तो इस पॉइंट पे हमेशा नोड ही बनेगा। नोड मूव कर सकता है? नहीं कर सकता नोड, क्योंकि यहाँ पे देखो क्रॉस सेक्शन एरिया अलग अलग है ना दोनों का, 3 1, तो उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि उसकी एनर्जी फिर अपने डिफाइन नहीं होगी ना। तो जो तुम्हारा ये वाला बाउंड्री पॉइंट जो है, दैट विल ऑलवेज बी नोड। यहाँ पे बाई चांस आ गया, लेकिन ऐसा होता थोड़ी ना। तो जब सॉल्व करेंगे हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, लिखो लिखो। हो गया भाई? सर 1 मिनट। नहीं, मैं आंसर मत निकालो, आंसर अपने आप निकाल लेना। अरे हो गया भाई। हो गया सर। हो गया। देखो अब एक आखिरी चीज बचती है,
स्टैंडिंग वेव with one open end। जैसे अभी जब हमने किया था तो हमने बोला था कि जो हमारा स्ट्रिंग है उसका तो यहाँ वाला पॉइंट भी फिक्स है और यहाँ वाला पॉइंट भी फिक्स है, दोनों पॉइंट फिक्स थे। अभी हमने क्या किया कि नहीं, ओपन एंड से, तो ओपन एंड से रिफ्लेक्शन देखा हुआ है, कैसा आया था ओपन एंड से रिफ्लेक्शन? अगर एक वेव है यहां से, अगर वो सपोज ये तो वेव है ये ऐसे गया, तो जब यहां से वापस आएगा तो कैसा आता है, ऊपर होके आता है नीचे से आएगा? ऊपर से। हम कहते हैं जो वेव है ऊपर से वापस आता है, मतलब इस पॉइंट का जो है डिस्प्लेसमेंट होता है, और वो भी कितना होता है, मैक्सिमम, क्योंकि ये तो ओपन पॉइंट है ना, तुम जितना ऊपर तक इसको लेके जा सकते हो ये उतना ऊपर तक जाएगा, क्योंकि इसको करने वाला कोई नहीं है ना, ओपन एंड है। तो वही चीज हमारे पास में याद रखती है। तो सपोज हमने क्या किया कि एक हमारे पास में रेजिडेंट है, ये एक वायर को हमने यहाँ पे बांधा हुआ है, सपोज इसका लेंथ है और हमने हाथ से पकड़ा हुआ है इसको, और हाथ से ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं इसको, ठीक है, इसको ऊपर कर दिया। हाँ, तो बताओ यहाँ का जो एंड है वो तो ओपन एंड बन गया, क्यों? इसका डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ का एंड कैसा बन गया अपना, तो ये बन गया ओपन, ये बन गया हमारे पास क्लोज्ड। तो यहाँ पे हमारे पास में बनेगा नोड, और ये जो पॉइंट है इसका डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, मैक्सिमम हो सकता है, क्योंकि इसके पास पूरा फ्रीडम है, ठीक है। तो ये हमारे पास बनेगा एंटी नोड। अब इसके अंदर हमको स्टैंडिंग वेव बनानी है तो कैसे बनाएंगे, ये देखो, ये हमारे पास में स्टैंडिंग वेव बन गई। ये यहाँ पे क्या बन गया, एंटी नोड। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 2a। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। ये अगर हमारे पास में लेंथ है l, तो इसके अंदर कितना फ्रीक्वेंसी आएगा, ये एंटी नोड, ये नोड, इनके बीच में डिस्टेंस कितना होता है, λ/4। तो हम क्या लिखेंगे कि l इक्वल टू λ/4, तो λ इक्वल टू 4l। तो हमारा फ्रीक्वेंसी कितना बन जाएगा, v/4l। तो v/4l इज आवर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं फर्स्ट हार्मोनिक। अब यहां पे अगर इसका एक स्टेप ऊपर जाए तो फर्स्ट ओवरटोन कैसा बनेगा, फर्स्ट ओवरटोन, और यू कैन से सेकेंड हार्मोनिक। तो सेकेंड हार्मोनिक के लिए यहाँ पे तुम्हारे पास में नोड है, यहाँ पे एक और नोड आना चाहिए। हर जो मतलब कि ओवरटोन के लिए एक लूप तुमको एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। तो ये तो बन गया एक लूप, लेकिन इस वाले पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है। इस केस के अंदर यहां से यहां तक का लेंथ कितना हो गया, ये तो मेरे पास में होता है λ/2 और ये मेरे पास में है λ/4। तो हमारे पास बन गया 3 λ/4 इक्वल टू l। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 4l/3। तो जो हमारा फ्रीक्वेंसी आएगा, ठीक है, इसको f1 बोल देते हैं, फर्स्ट हार्मोनिक। तो सेकंड हार्मोनिक बन जाएगा 3v/4l। तो देखो पहले क्या आया 1, उसके बाद में क्या आया 3। तो यहाँ जो फ्रीक्वेंसीज का रेशो आता है तो बोलते हैं f1:f2:s3। ये तुम्हारे पास आता है 1:3:5:7, क्योंकि पहले तुम्हारे पास में एक सेगमेंट आया। ठीक है, अब देखो अगर इस वाले के अंदर इस टाइप के कितने सेगमेंट बन गए, 3 बन गए ना, ये 1 2 3। तो जो तुम्हारा फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स। ठीक है,
फिर यहाँ पे इसमें एक लूप को ऐड कर दोगे तो उसके अंदर भी ऐसे 2 सेगमेंट आएंगे, ठीक है। तो अगर बोलोगे कि हार्मोनिक, nth हार्मोनिक के अंदर कितने लूप होने चाहिए, n-1, तो उसके अंदर क्या बन जाएगा, n-1 तो बन जाएंगे λ/2 और एक हमारे पास में रहेगा λ/4 और उनका समेशन हमारे पास में होना चाहिए l। तो ये हमारे पास बन जाएगा लैम्डा इक्वल टू क्या आएगा 2n प्लस 2n माइनस 1 l अपॉन 4l अपॉन 2n माइनस 1। अब यहाँ पे n की वैल्यू डालते जाओगे तुम्हारे पास जो अपना फ्रीक्वेंसी आएगा, फ्रीक्वेंसी बन जाएगा v अपॉन 4l 2n माइनस 1। यहाँ पे n की वैल्यू डालते जाओ तुम्हारे पास में फ्रीक्वेंसी आती रहेगी। तो कुछ अलग नहीं है, जैसा हमने उसके अंदर किया था ना, सोनोमीटर वाले के अंदर किया था कि दोनों एंड से बंद है, वही है। बस इसमें ये है, ये जो सेगमेंट है इसका एक एंड ओपन रहेगा, एक एंड तुम्हारा क्लोज रहेगा। जितने ज्यादा नंबर ऑफ लूप इसमें इंक्लूड करते जाओगे उतने ज्यादा तुम्हारे पास के अंदर जो हायर ऑर्डर ऑफ जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे निकालेंगे। हाँ वेलोसिटी निकालेंगे इसमें। ये यार वेलोसिटी तो फिक्स है ना, v अपॉन वो t अपॉन म्यू। वेलोसिटी इज रूट t बाय म्यू। वेलोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन मीडियम। स्ट्रिंग में कितना टेंशन है, स्ट्रिंग कितना मोटा है, बस वेलोसिटी उस पर डिपेंड करेगा। कैन वी टेक क्या बोले भाई, हाँ फिर से बोलो क्या लिखा। क्या लिखा था भाई, कैन टेक ए स्ट्रिंग सेगमेंट एज क्लोज और बोथ साइड विद द नोड्स है, इसका मतलब क्या हुआ। अथर्व माइक ऑन करो अपना और जो स्टेटमेंट तुमने बोला उसको समझाओ जरा, क्या बोल रहे हो। तो जो तुमने स्टेटमेंट लिखा है तो कोई मतलब नहीं बन रहा है। वी कैन टेक ए स्ट्रिंग सेगमेंट एज क्लोज ऑन बोथ एंड विद ए नोड। सिंगल नोड कहां से आएगा उसके अंदर। अगर तुमने बोल दिया कि स्ट्रिंग के दोनों ही एंड एंड क्लोज हैं तो फिर तो वहां भी नोड यहां भी नोड ना, 2 नोड बन गए। लिखो हो गया भाई। बस 1 मिनट सर। हाँ देखो अब कुछ पॉइंट्स तुमको लिख के देता हूं। तुम्हारा स्ट्रिंग वेव कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट वीक एक तुम्हारा TWT होगा ऑफ वेव्स, वही अपना स्ट्रिंग वेव वाला है ना। स्ट्रिंग वेव का सब कुछ आएगा। सैटरडे को क्लास नहीं होगी। जो अभी तुम्हारा आने वाला सैटरडे है ना, उस अपने सैटरडे को मैं क्लास नहीं लूंगा। अगर हो पाया तो डाउट सेशन ले लूंगा, लेकिन अपना रेगुलर क्लास नहीं हो पाएगा, ठीक है। और इसके लिए तुमको क्या क्या कंप्लीट करना है, तो जो तुमने एक्सरसाइज दिया तुमको प्लस SCV, ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये तो करना ही है।
अगला टॉपिक साउंड वेव, इसी का आपने कंटिन्यूशन में बुकलेट एज वेल। देखो बुकलेट अगर तुम कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, ये तो बोला ना बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये तो दोनों होने ही चाहिए, इसके अलावा तुम क्या कर रहे हो दैट इज अ प्लस पॉइंट। पर सर बुकलेट में साउंड की काफी क्वेश्चन हो। हाँ तो इसीलिए बोल रहा हूँ ना, इसीलिए ये उसको करने अभी नहीं बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि उसके अंदर साउंड के क्वेश्चन भी मिक्स हैं। तो जब साउंड वेव भी तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद बुकलेट करोगे तो मजा आएगा, नहीं तो आधे क्वेश्चन साउंड वाले हैं, आधों में कंफ्यूज। अभी काफी बच्चे क्वेश्चन बोल रहे थे कि सर इंटेंसिटी उसकी है ना क्या बोल रहे हैं कम हो रही है स्क्वायर के फॉर्म में, तो बताओ सिलेंड्रिकल वेव है तो एम्पलीट्यूड कैसे वेरी करेगा। तो ऑल्दो ठीक है आंसर बता दिया, लेकिन वो सब चीजें हम साउंड वेव में करते हैं, क्योंकि साउंड वेव हमारा 3D वेव में होता है, हर तरफ जा रहा है, ठीक है, तो उसकी इंटेंसिटी कम होती है। स्ट्रिंग वेव में इंटेंसिटी कम नहीं होती है, क्योंकि तुम उसी स्ट्रिंग पर जा रहे हो ना। जैसे एक पाइप है यार, यहाँ से पानी निकला, जितना पानी यहाँ से निकला उतना ही पानी यहाँ से निकलेगा, मतलब कि एनर्जी सेम है। लेकिन अगर इसी पानी को हर तरफ फैला देंगे तो एनर्जी कम हो जाएगी हर पॉइंट पे, ठीक है ना। तो साउंड हमारा 3D वेव होता है। तो एक बार के लिए एक्सरसाइज अगर छोड़ना है तो छोड़ सकते हो, लेकिन जो एक्सरसाइज है पीडीएफ जो मैंने भेजा था, पीडीएफ जो ग्रुप पे डाला होगा ना मैंने पीडीएफ, वो वाला पीडीएफ और एससीबी जो भी था यार वो, हाँ फिर से डाल सकते हो आप पीडीएफ। हाँ मुझे व्हाट्सएप करना, मैं तुमको भेज दूंगा। हाँ हाँ थैंक यू सर बस 1 मिनट साइड में हो जाओ ना, दिख नहीं रहे। हाँ 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 हाँ। तो देखो अभी जिसका हो गया वो लोग जाओ, उमंग एक बार तुम्हारा रुक जाना, बाकी लोग जाओ।